वेलकम बैक टू यू ऑल। सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। अब अभी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में एंटर कर जाएंगे। लास्ट वीडियोस तक हम लोगों ने माइक्रो के सारे चैप्टर्स 12th के लेवल पर सॉल्व किए हैं। उसके आगे की मैंने बातें नहीं करी है। उसके आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन हम उन पे बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग केवल 12th के लेवल की बातें कर रहे हैं। सर, अब मैक्रो का पार्ट कैसा है? तो देखो भैया, अगर मेरी भाषा में अगर तुम मान सकते हो तो मैक्रो तुम्हारा सबसे इजी पार्ट रहता है। मैक्रो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटी और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है। अगर वो तुम्हारे दिमाग में उतर जाती है तो मान के चलिए उससे आसान और उससे इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है। तो आज मैक्रो का हम लोग कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। मैक्रो वर्ड का मतलब होता था कि हमको जो भी पढ़ना है वो इकोनॉमी एज अ होल पढ़ना है। यानी कि पूरे भारत की इनकम क्या है, पूरे भारत का प्रोडक्शन कितना है, पूरे भारत का एम्प्लॉयमेंट क्या है। कि भैया सर, पूरे भारत की इनकम तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। पूरे भारत का प्रोडक्शन जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर, पूरे भारत में एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सारी बातें हम लोग को पढ़नी होती है। और जो जो फैक्टर्स इन चीजों पर अफेक्ट करते हैं, जो जो फैक्टर्स इन पूरे बड़े बड़े मैटर्स पे अफेक्ट करते हैं, उन मैटर्स को हम नाम देते हैं वेरिएबल्स। जैसे मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, वेज रेट क्या चल रही है, इंटरेस्ट की रेट्स क्या है, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। और ये सीधा प्रश्न तुमको पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल्स? ये तुमको पहला क्वेश्चन मिल सकता है। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वो सारे फैक्टर्स, वो सारे एट्रीब्यूट्स जो तुम्हारे बड़े बड़े मैक्रो इकोनॉमिक मैटर्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, लाइक प्राइसेस, इंटरेस्ट की रेट, वेज रेट्स, प्रॉफिट्स एंड सो ऑन। ओके सर। दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है इकोनॉमिक एजेंट्स। सर, इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊँ यार, तुम तो खुद पढ़े लिखे आदमी हो। तुम मुझे बताओ, मान लो कि तुम लोग अभी छुट्टियां हो जाएंगी तुम्हारे पेपर्स के बाद में, तुम लोग बड़ा खेलने के लिए जाओगे, यहाँ वहाँ भटका मारोगे, फिर शाम को भूखे घर पे आओगे और मम्मी को आओगे बोलोगे मम्मी मुझे खाना खिला दो। मम्मी तुम्हें खाना खिलाएगी। ये मेरा पहला सिचुएशन है। सर, ये क्या हो गया? मैंने एक सिचुएशन क्रिएट करी जहां तुमको भूख लगी थी, तुमने घर पे आके खाना खाया। खाना किसने बनाया? खाना तुम्हारी मम्मी ने बनाया। ओके सर। दूसरा केस, वहीं तुमको भूख लगी थी, तुमने होटल में जाके खाना खाया। तुमने कहाँ खाना खाया? होटल में। तो दो केस बन रहे हैं सर। एक बार मैंने खाना खाया घर पे, एक बार मैंने खाना खाया होटल में। तो मुझे बताओ कौन से केस में मुझे पैसा लगेगा? होटल वाले केस में उन्हें मैं कहता हूं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो मैंने घर पे खाना खाया वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। यानी कि अपने प्रेम भाव से, प्यार से, दोस्ती के नाते कोई भी काम किए तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। ओके सर। और हर वो इंसान जो कुछ पैसा जनरेट करने के लिए, कुछ अपने फायदे के लिए कोई काम करता है, तो वो सारे काम क्या होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। और अगर मैंने फीस लेके तुमको पढ़ाया तो वो भी क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। और उस एक्टिविटी में मैं एंगेज्ड हूं, तुम एंगेज्ड हो, तो हम दोनों क्या कहलाएंगे? हम दोनों कहलाएंगे इकोनॉमिक एजेंट्स। तो इकोनॉमिक एजेंट का मतलब होता है हर वो इंडिविजुअल या कोई एंटिटी जो क्या करते हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। अब इकोनॉमिक एजेंट्स दो तरीके के होते हैं। पहला एजेंट होता है इंडिविजुअल, दूसरे होते हैं, मैं साथ में लिख देता हूं, एंटिटीज भी यहां आ गई। और अच्छा, ये जो होते हैं ना, ये लोग जो होते हैं हम लोग हैं, हम छोटे लोग। दूसरा, डिसीजन मेकर्स, जिनको हम एक और नाम से बुला सकते हैं प्लेयर्स। सर, गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, जिनके रूल्स तुमको मानने पड़ते हैं, मुझे मानने पड़ते हैं, बिजनेस को मानने पड़ते हैं। गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया तो सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी प्लेयर। और हम नॉर्मल क्या है? हम नॉर्मल इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। ओके सर। सर, आरबीआई ये भी प्लेयर है, सेबी ये भी प्लेयर है। तो सीधा तुम्हें क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लेयर्स और डिसीजन मेकर्स? तो इसका मतलब हमारे पास में कुछ लोग डिसीजन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं और कुछ लोग डिसीजन लेने वाले होते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके 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 सर। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आया कहां से? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एमरजेंस जो माना जाता है वो 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके बाद का कहीं माना जाता है। उस समय
जेएम कीन्स, इस पे और बात करेंगे हम लोग आगे जाके। उन्होंने कोई बुक लिखी थी, इसको भी याद करेंगे आगे जाके। तो ये भी एक बड़ा सोर्स माना जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो इसको भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके पहले इसके पहले ऐसा माना जाता था कि भैया जितने भी लेबर मार्केट में अवेलेबल हैं उनको काम पूरा मिल रहा है और कोई भी बेरोजगार नहीं है, जिसे कहा जाता था क्लासिकल ट्रेडिशन। तो मुश्किल है तुमको क्वेश्चन पूछना, बट ठीक है, बुक में लिखा है तो हम लोग उसको रीड आउट करके जा रहे हैं। तो मैंने इस टॉपिक पे इतना पिंच नहीं किया है, पिंच यहां करेंगे जो तुम्हारा जेएम किन्स की बुक का नाम और ईयर है, बट इसको बाद में देखेंगे। ओके सर। सर कौन से फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन में? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और उनको रेमुनरेशन क्या दोगे भाई? रेमुनरेशन, रेंट दोगे, इंटरेस्ट दोगे, वेजेस दोगे, और क्या दोगे? प्रॉफिट दोगे। ओके सर। वेज लेबर का मतलब क्या होता है? मजदूरी। और मजदूरी करने वाला क्या कहलाता है? मजदूर। और उन्हें हम लोग क्या पे करते हैं? वेजेस पे करते हैं। वो किस पर पे करते हैं? किसी न किसी रेट पर पे करते हैं। सर किसी इकोनॉमी में सेक्टर्स कौन से होते हैं? तो टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, हम जब कंजम्पशन डिसीजन लेते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ लाते हैं, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? हम हाउस होल्ड हो जाते हैं। हम टैक्सेस पे करते हैं, हम सेविंग्स करते हैं, हम बिजनेस से माल खरीदते हैं, और बिजनेस के पास जाकर हम ही तो फैक्टर सर्विस देते हैं। मैं ही तो कहीं पे मजदूरी कर रहा हूँगा, तो हम लोग क्या बन जाते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर बन जाते हैं। सेकंड सेक्टर तुम्हारा कौन सा होता है? बिजनेस सेक्टर, जो कुछ प्रोडक्शन कर रहा है। ओके सर। सर तीसरा कौन सा होता है? गवर्नमेंट सेक्टर, जिसका एक और नाम ब्रैकेट में लिखा है स्टेट। ये तुमको फिलअप्स में मिल सकता है कि गवर्नमेंट सेक्टर को और किस नाम से जानते हैं? स्टेट। तो स्टेट क्या करता है? स्टेट तुमको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तुम पे टैक्सेस लगाता है, लॉ मेंटेन करता है, तुम्हारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करता है। ये सारे काम कौन करता है? स्टेट करता है। सर एक्सटर्नल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर का मतलब आउट ऑफ इंडिया, यूएस, यूके, जापान, सारे क्या है? फॉरेन सेक्टर है। तो हम अगर फॉरेन सेक्टर में गुड्स बेचेंगे तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट, और गुड्स खरीदेंगे तो उसे बोलेंगे इंपोर्ट। और बहुत सारे तरीकों से हमें इंपैक्ट हो सकता है। बाहर वाले अगर यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां की कैपिटल यहां आ जाती है, और अगर हम बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी कैपिटल बाहर चली जाती है। तो हमारे पास में 4 सेक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ओके सर। नाउ करेक्टर स्केचेस ऑफ एडम स्मिथ एंड जेएम कीन्स। यहां से तुमको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, चेक करके देखिए। एडम स्मिथ इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो याद करके देखो, बचपन की बात हमने पहले दिन बात की थी कि ये एडम स्मिथ भैया क्या है? ये है पप्पा। किसके पप्पा? मॉडर्न इकोनॉमिक्स के पप्पा है। और उस समय इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता था? पॉलिटिकल इकोनॉमी। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है। ओके सर। ये भैया स्कॉट्समैन थे, स्कॉटलैंड के आदमी थे, और ये पता नहीं यहां कहीं पढ़ाते थे, तो ठीक बात है। ये चीज है सर। सर ये चीज है, कोई बुक लिखी थी सर, इतना बड़ा नाम है सर, कैसे याद करेंगे? मुझ पे छोड़ो भैया, विश्वास रखो। सर कैसे विश्वास रखें? इधर देखते हैं। वो बुक को छोड़ो, पहले मैं एक सच्ची कहानी तुमको सुना रहा हूं। ये हमारे एडम भैया हैं। एडम भैया कहाँ रहते हैं? एडम भैया रहते हैं स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में इनके पास में हमारे राजस्थान के एक मारवाड़ी आके बस जाते हैं। सर मारवाड़ी कौन थे? मारवाड़ी थे, मान लेते हैं मुरारी भैया। सर कोई भी नाम है जो याद आया मैंने बोल दिया, कोई ऑफेंड मत हो जाना। मुरारी भैया वहां के बस जाते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं। और देखते ही देखते, मारवाड़ियों का तो ब्लड में बिजनेस है, हमको तो बिजनेस ही समझ में आता है। तो देखते ही देखते मुरारी भैया गजब के वेल्दी हो जाते हैं, गजब का पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, और बहुत बड़ा बंगला बना देते हैं और लिख देते हैं मारवाड़ी हाउस। ये चीज एडम भैया भी देख रहे थे कि यार मुरारी भैया कुछ तो कर रहे हैं। तो एडम भैया ने सोचा कि क्यों ना मुरारी भैया के घर जाकर इंक्वायरी की जाए। क्या की जाए? इंक्वायरी की जाए कि भैया तुमने जो, अभी जैसे कोई इंसान पैसा कमाता है तो कोई ना कोई उसके नेचर में कुछ खासियत होती है, तो इंक्वायरी की जाए मुरारी भैया के नेचर में, और उनसे कारण पूछे जाए
कि भैया तुम्हारी वेल्थ कैसे बढ़ी। तो एडम भैया ने क्या करा, एडम भैया ने करी इंक्वायरी, किसमें, किसमें, इनटू नेचर एंड कॉज, किसका नेचर एंड कॉज, ऑफ वेल्थ। और जब उन्होंने इंक्वायरी करी तो उनको पता चला कि मुरारी भैया के पास में 17 स्पेशल नेचर्स हैं, 17 कारणों के चलते, 17 उनके व्यवहारों के चलते पैसा आया है, और 76 उनके पास कॉजेज हैं जिनसे उनके पास में पैसा आया है। तो ये चीज एडम स्मिथ ने जब अपनी बुक में लिखना शुरू किया, जब उन्होंने बुक में लिखना शुरू किया तो बुक का नाम क्या रख दिया, द इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। याद करो फटाफट, क्या नाम रखा, इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। और वो कब लिखी गई, 1776 में। तो ये तुम्हें क्वेश्चन एग्जाम में मिलता ही है। ओके सर, सर ये ऐसे कैसे, सर ऐसे कैसे याद करवा दिया, अरे ये देखो, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कब, 1776 में। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ओके सर, देन उसके बाद में हमारे पास में एक और भैया आ रहे हैं, उनका नाम है जेएम कीन्स। फुल फॉर्म देखोगे जॉन मेनार्ड कीन्स, जो कब जन्मे थे, 1883 के अंदर। बहुत सारी बड़ी बड़ी उनके बारे में बातें लिखी है, बट मेरा तो फोकस यहाँ है कि जो बुक उन्होंने लिखी थी, अब देखो ये जो बुक उन्होंने लिखी थी, ये भी उनके ऊपर जो उनकी आत्मकथा है, जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस पर बुक लिखी गई है। सर कैसे, जेएम कीन्स भैया, जेएम कीन्स भैया बहुत गर्मी से परेशान थे, तो वो क्या लेने गए, वो लेने गए एसी। सर एसी किसकी, अगर तुमको पता हो एक ब्रांड आती है ओ जनरल, तो वो ओ जनरल को मैं जनरली बोल देता हूं। सर जनरल ब्रांड की एसी लेने गए, तो उन्हें पता चला एसी को तो अपफ्रंट पूरा पे करेंगे तो बहुत पैसा लगेगा, तो उन्होंने चूज किया कि मैं क्या करूंगा, एसी का पेमेंट ईएमआई में करूंगा। समझते हो भैया, ईएमआई हर महीने बराबर पैसा देना होता है, हम क्या पे करेंगे, ईएमआई, और ईएमआई आएगी 1936 रुपए। याद रखोगे। तो जीएम कीन्स ने क्या किया था, जनरल की एसी खरीदी थी, उसका पेमेंट कैसे करेंगे सर, उसका पेमेंट करेंगे ईएमआई में, और ईएमआई कितना आएगा 1936। इसी बात को उन्होंने अपनी बुक के टाइटल पे लिख दिया, और नाम क्या पड़ गया, जनरल थियरी ऑफ, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम फॉर मनी, आई फॉर इंटरेस्ट। और कब लिखी गई, 1936 के अंदर। सर 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 ये क्या हो रहा है सर, अरे यही तो मजा है, यही तो मजा है सब्जेक्ट का। तो तुम लोग को दो लोग की बुक्स का नाम याद हो चुका है। पहला एडम स्मिथ, जिनकी बुक का नाम क्या था, चेक कर लो वापस, तुमने याद किया था, द इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, लिखी गई थी 1776 में। और जेएम कीन्स की बुक जिसका नाम था जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मनी एंड इंटरेस्ट, कब लिखी गई थी, 1936 के अंदर। तो ये तुम्हारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, जहां से तुमको 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। मोस्टली तुमको यहां से जो क्वेश्चन मिलेंगे वो एमसीक्यू या फिलअप्स में होंगे या छोटे क्वेश्चंस में होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा सबसे बढ़िया चैप्टर, नेशनल इनकम। तो यही इस वीडियो को रोक रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन सभी कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम चैप्टर ही आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स को बनाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक बटन भी प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।